शोंगता ढेहा चितनेली तोई अंग आचो ढेहा चितनेली तोई ओमी शोंगता ढेहा चितनेली तोई अंग आचो ढेहा चितनेली तोई। किनोरी कोई सही पंग कैसे आप लोग? बढ़िया। आप तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे थे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में। अच्छा, आप यही दिखते हैं मेरे को। स्कूल नहीं जाते? नहीं। कब जाते? अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि उम्मीद थी कोई नहीं आएंगे सब क्योंकि फ्री माइक है। चलो आप लोग इतने लोग आए काफ़ी है, कोई बात नहीं, हम करते स्टार्ट। बाकी काफ़ी लोग नए भी लग रहे हैं मेरे को ना, मतलब मैं जानता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा माइक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऐसे ही जस्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप विवेक के दोस्तों, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। आपको क्या झूठ बोल के लेके आया आज ये? मेरे साथ चल बोला, क्या क्या करूँगा मैं? पता नहीं, ऐसे ही आ गए आप। कहीं क्या पता आपको किसी और के हवाले कर देता, कुछ गलत हो जाता आपके साथ। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी अब हमारे पास परफॉर्मेंस वैसे ही कम है, तो करते हैं, ठीक है स्टार्ट। आप लोग जैसे मेरे बारे में ज़्यादा जानते नहीं होंगे, तो अपने बारे में बताता हूँ। नहीं, माई नेम इज सुशील लड़का एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद ऑल द इंडियन पेरेंट्स कि सभी इंडियन पेरेंट्स को सुशील बहू चाहिए, सुशील लड़का किसी को नहीं। एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को तो बिल्कुल नहीं। उनके पास नौकर रखने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा एक और बेटा ही कर लेते हैं, इसीलिए नाम भी रखा नौकर वाला, छोटू। आप लोगों के घर में कभी भी गेस्ट आए तो पूछते होंगे ना कि बेटा क्या काम करते हो आप? मेरे घर में गेस्ट आए ना तो मुझसे पूछते हैं बेटा कब से काम करते हो आप? हेलो गाइस, कोई परफॉर्मर है? अच्छा, ऑडियंस मेरे गेस्ट को। अच्छा, मैं जैसे किन्नौर से हूँ, है ना, आप लोगों को सबको मैं बचपन से माउंटेन पर्सन रहा हूँ। मेरे को ना पहाड़ देखने का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा सिर्फ चाहता था कि बड़ा होके ना मैं सारे पहाड़ देखूं और सब जगह ट्रैकिंग करूं। पर मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं स्विमिंग सीखूं, इसीलिए वो मुझे हर वक्त कहते रहते कि तू तो बस चुल्लू पर पानी में डूब मत। मेरे पेरेंट्स भले ही मुझे ताना मारते रहे हो ना हमेशा, और उन्होंने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि इसके लिए मेरे घर पे मेरे 2 बड़े भाई हैं। पिटाई किसी भी बात के लिए हो सकती थी कि आज भैया के मैच में नंबर कम आए, सचिन जल्दी आउट हो गया, कहीं तो गुस्सा निकलेगा ना। तो इसीलिए एक बार मेरे को ना बचपन में याद है कि जिन्होंने WWE सब ने देखते होंगे, राइट? तो जॉन सीना के बहुत बड़े फैन हैं, तो मेरे को ना मार के ट्रिपल एच भी काफ़ी पॉपुलर था, राइट? ट्रिपल एच की पेडिग्री बर्फ में मार के, मेरा सिर्फ जमीन में, टांग हवे में, तो छोड़ के चले गए और मैं ऐसे तड़प रहा हूँ। तो पड़ोसी बोलते कि क्या कर दिया इसको? तो बोलते कुछ नहीं, योगा सीख रहा है, रामदेव देखता है आजकल, शीर्षासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा ना मेरे भाई लोग, मेरी एक छोटी बहन भी है, ठीक है? ऐसे जज मत करना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे इंटरनेट था नहीं, तो एंजॉयमेंट का कोई और सोच था नहीं, जड़बा कितनी देर कर लेते, है ना? तो इसीलिए बाकी मेरे को ये बात में डाउट होता है, जितनी लड़ाई मेरे पेरेंट्स करते हैं ना, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ा भी ये इनके बीच में प्यार होता, शायद हम तो पूरी क्रिकेट टीम होते। और ऊपर से क्रिकेट टीम भी ऐसी कि एक ही मैच में छोटे भाई का डेब्यू हो रहा है और बड़ा भाई का रिटायरमेंट मैच है, क्योंकि एज डिफरेंस ही इतना है ना हमारे बीच। जो बड़ा भाई है वो मुझसे 10 साल बड़ा है और छोटी बहन 7 साल छोटी। समझ भी आता है, क्योंकि झगड़ा इतना करते हैं ना वो लोग, तो कभी पैचअप होने में इतने साल लग जाते होंगे।
काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। तो फिर आगे शो को स्टार्ट करें। आप लोगों को ना मतलब मैंने पहले से ढंग से शो का फॉर्मेट बताया नहीं। शो का फॉर्मेट ये है कि जैसे मैं आज होस्ट हूँ, है ना, तो एक परफॉर्मर आएगा, आप लोगों ने तालियों से उसको वेलकम करना है, ठीक है। बीच में ऐसी आवाज़ें नहीं आनी चाहिए कि परफॉर्मर डिस्ट्रैक्ट ना हो। परफॉर्मर आएगा, आप लोगों ने कोऑपरेटिव रहना है, बीच में कोई मतलब डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके बाद हर परफॉर्मर को 7 मिनट मिलेंगे, ठीक है। आप उससे पहले भी कर सकते हैं जैसे मेरे को लग रहा है ना। पर उसके बाद मैं आऊँगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। परफॉर्मर ज़्यादा नहीं है, 4 या 5 ही है, जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। स्टार्ट क्लैपिंग फॉर आस्था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था है। मैं पानवी गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ हिंदी में। मेरी लाइफ में एक पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मेरी मम्मा है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, मैंने उनको मेरे लिए सेक्रीफाइसेस करते हुए देखा है, तो वो मेरे लिए आइडियल है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी जो मैंने उनके लिए लिखा है उसी से। तो टॉपिक है, माँ तुम हमेशा होगी ना, जिस गोद में खेली हूँ कूदी हूँ वो आंचल तो हमेशा होगा ना। मैं जब जब अकेली हो जाऊँ तुम रहोगी ना साथ मेरे। सहम जाती हूँ आज भी, डर लगता है जीने से आज भी। यूं तो हंसती हूँ सभी के सामने, यूं तो हंसती हूँ सभी के सामने, पर मेरे आंसू तो तुम जानती हो ना। मुझे टूटा देख, मुझे सहमा देख, तुम्हारा दिल भी सहम जाता है ना। नहीं जानती क्या हाल हो रहा मेरा, बस तुम्हारी एक हंसी में बसता सारा जहां मेरा। ये क्या है क्यों है नहीं पता, बस खुश नहीं रहती माँ तुम्हारे बिना। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक ऐसा टाइम आया था जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, और उस टाइम पे मुझे मम्मा की इतनी याद आ रही थी कि मैं रोते रोते ये चीज़ लिख रही थी कि अभी तुमसे कुछ दूर हूँ तो ये हाल है, डर जाती हूँ सोच कभी तुम ना हुई तो क्या मेरा। इस ख्याल से भी डर लगता है, पर सच्चाई भी नहीं जुटला सकती। जानती हूँ एक दिन सबको जाना है, फिर भी नहीं अपनाना चाहता इस बात को ये दिल मेरा। क्या मैं वो खुशियाँ तुम्हें दे पाऊंगी जो तुमने मुझे दी है? कैसे चुकाऊं माँ हर वो कर्ज तेरा? इसी कश्मकश में परेशान रहता है ये दिल मेरा। बस इतना जानना चाहता तुमसे, माँ तुम हमेशा होगी ना। इसके अलावा मेरी एक और पोइट्री है जो मैंने कोशिश की थी कि मैं लिखूं, और बस ये एक लास्ट पोइट्री मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें चली होती है, हम किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं, सैड होते हैं, बट हम लोगों के अराउंड होके भी हमें ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं और हम किसी से कुछ कह भी नहीं पाते। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि लिखना सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बातें जब तक हमारे दिल में रहेंगी तब तक हमें उन चीज़ों से अफेक्ट होता रहेगा। मैंने लिखा था, मैं उदास हूँ आज, मन उदास है, ना जाने क्या बात है। ये शरीर जैसे एक लाश है, ना जाने किसकी तलाश है। दिल में जैसे एक तूफान सा चल रहा है, बिना बात ये दिल मचल रहा है। फिर भी इस चेहरे पर मुस्कान है, और आखिर यही तो दुख की पहचान है। भीड़ में अकेला पाती हूँ खुद को, मैं ठीक हूँ रोज बताती हूँ खुद को। यूं तो हजारों है मेरे आसपास मुझे अपना कहने को, पर किसी और का नहीं कह पाती हूँ मैं खुद को। मन मेरा जैसे कतरा कतरा टूट रहा है, सांस लेना जैसे धीरे धीरे छूट रहा है। सारी बीती बातें याद आ रही हैं और अपने संग उदासी साथ ला रही है। याद आ रहा है कब कितना टूटी हूँ मैं, ना जाने किससे इतना रूठी हूँ मैं। किस्मत में ना जाने कितने और गम लिखे हैं, खुशियाँ खरीदने की कोशिश में हम रोज बिके हैं। अब तो सीख लिया है मैंने दुख को सहना, दिल की दिल में रखो किसी से ना कहना। मगर दिल में उठ रहे इस बवंडर का मैं क्या करूं? रोज थोड़ा और जीने की ख्वाहिश में मैं क्यों मरूं? रोज जीने की एक नई वजह तलाशती हूँ, अंदर ही अंदर बन के लाश मरती हूँ।
जहाँ देखो बस एक ही पुकार है, अपनी बातें किसी से कहना बेकार है। तोड़ना चाहता यह दिल दुनिया की उन सारी जंजीरों को, और बस बताना चाहता खुद को मैं अपने पास हूँ, और चिल्ला कर कहना चाहता हाँ आज मैं उदास हूँ। थैंक यू। तालियों की आवाज जोर से नहीं आई। कैसा लगा? बहुत अच्छा ना। मुकेश के साथ आप लोग क्या आए? वैसे क्या क्या लालच दे के लेके आया आप लोगों को ये? कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं नहीं, जस्ट सपोर्ट। लंच का डील था। अच्छा, लंच करेंगे यहाँ। हम लंच खिलाएंगे। ये बोल रहे। हम सिर्फ आपके चेहरे पे खिला सकते हैं हंसी, बाकी कुछ नहीं। चलो वो भी सही लेंगे। कितना सही लेंगे? हाँ, आपको करना है? बाद में करो। सब चले जाएंगे तब? अकेले में करना है आपने? बाद में। लेडी होती है, ठीक है, वो बहुत ऐसे एनिमल लवर है, पेट्स का बहुत शौक है उसको। तो एनिमल शॉप में जाती है, वो बोलती कि मुझे एक तोता चाहिए। तो जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि ये लो तोता, ये 10,000 का है। पहले ये आशा लता मंगेशकर के यहाँ पर रहता था, तो वो हमेशा क्या कहते हैं, मॉर्निंग में लग जा गले, ऐसे गागर आपको उठाए। तो लेडी बोलती नहीं नहीं बहुत महंगा, थोड़ा कुछ सस्ता दिखाओ। तो फिर बोलता है ये तोता ले जाओ, ये तोता 5,000 का है। वो बोलती 5,000 का, ऐसा क्या है तोते में? तो शॉपकीपर बोलते हैं कि ये पहले हर्षा भोगले के पास था, ये बहुत अच्छी कमेंट्री करता है, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। तो फिर वो बोलती नहीं नहीं कुछ सस्ता दिखाओ। दुकानदार का दिमाग खराब हो जाता है, तो एक तोता पकड़ता है, बोलता है ये लो 100 रुपये का लेके जाओ। तो वो बोलती ये 100 रुपये का क्यों, ऐसा क्या है? अरे कुछ नहीं, पिछले कल ये जीबी रोड से लेके आए थे। तो लेडी खुश हो जाती है, तोता घर लेके चले जाती है। तो उसके बाद तो जैसे ही घर लेके जाती है, उसका घर देख के तोता बोलता है ओ इतना बड़ा घर, नया कोठा, ओ मजे ही आता। उसके बाद दिन का टाइम होता है, कॉलेज से लेडी की लड़कियां क्या बोलते हैं, बेटियां आती है। तो बोलते हैं ओ नहीं लड़कियां, मजे ही मजे। उसके बाद शाम के वक्त लेडी का पति आता है और बोलता है कि ओ विवेक तू यहाँ भी आ गया। नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएं। स्टार्ट क्लैपिंग फॉर मुकेश। स्टार्ट क्लैपिंग फॉर मुकेश। एक बार 2022 की बात है, कल्चर प्रोग्राम गया था मैं यहीं पुलिस लाइन में, जहाँ पुलिस के अलावा सब कुछ होता है। तो ऐसे ही आप जैसे थोड़े जनता बैठे थे, मतलब आप लोग थोड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं हंस भी रहे हैं। तो मैं गया था कॉमेडी करने, स्टैंड अप कॉमेडी करने। मैं बोला आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, डू यू नो? आप लोग देखा है स्टैंड अप कॉमेडी कैसा होता है? तो उनको कुछ पता नहीं। अरे आप लोगों की तरह थोड़ी थे वो लोग कि ऐसे थोड़े चश्मा लगा के बड़ा मतलब दिखने वाले, कई लोग चश्मा के साथ किनौरी टोपी, कई वीडियो बनाते हुए ना, पीछे दिल जो टूटा हुआ भी नहीं है। तो ऐसे तो नहीं था वहाँ पे। तो मैं गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो ये सब हो रहा है कॉमेडी, अब शुरू करता हूँ थोड़ा। तो अभी मैं गाँव से आया था सुबह बस में, HRTC। वायदा भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए HRTC का, कोई बता सकता है? हाँ यही उम्मीद था, कहीं हरियाणा सुना था मैंने कहीं, तो हाँ दिख गया था। तो कैसे थे बस, अरे यार। तो
आ रहा था मेरे पास। अब देखो बस का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। हमारे यहाँ एक तो रोड बहुत खतरनाक, थोड़े डीप संकरी है ना, मोड़ इस टाइप के होते, तो अलग अलग तरह के पैसेंजर होते हैं वहाँ पे। एक बार मैं लॉन्ग रूट से आया था बस में, HRTC हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व्हाटएवर जो भी लिमिटेड। तो कई लोग होते हैं जिसकी आपने ड्राइवर सीट के पीछे सीट के पास अच्छा होता है, वो वहाँ पे एक पोल होता है उसमें ना रखा हुआ, ताकि हम सपोर्ट कर सकें बैठने के लिए। तो अंकल जी बैठे हैं वहाँ सोए हुए ऐसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐसा बैठे हैं वो, ठीक है, यहाँ बोले वो ऐसे बैठे और सो गए। उनको क्या हो गया, थोड़ा नींद लग गया, सो गए। अब बस चल रही यूं स्पीड में नालकंडा से घूमते हुए, फिर कभी ऐसे बोले अंकल जी पहुँच गया कहाँ है ये? वो सोचे नींद नहीं, वो नींद में पहुँच गया, नहीं ये तो नहीं पहुँचा। फिर पीछे फिर दोबारा सो गए यहाँ पे, फिर अगला फिर ब्रेक मारा जानकार जी ने, सीधे जंप कर गया आगे सीधे लेडीज की गोद में। वो यार ये क्या हो रहा है, HRTC में ऐसी हरकत कैसे हो? तो उनको फिर दोबारा उठा के फिर वापस रख दिया। फिर और एक किस्सा, मैं इंस्टाग्राम में ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे आप लोग ज़्यादातर करते रहते हैं टाइम वेस्ट इंस्टाग्राम में, मुझे पता है। रील्स होता कुछ नहीं है, वो एक तरह का, पर बोलना नहीं चाहता मैं। तो वहाँ पे एक रोगी से बस आ रहा था, सिंगल वे बस, वो स्पीड से पीछे किसी ने वीडियो बनाया था, उन्होंने बोला HRTC ऑन फायर, यो ब्रो विद ब्रांडी टिंग प्लान है, कुछ इस तरह का। तो मेरे नीचे कमेंट्स को कहने दिया HRTC ऑन फायर भावे, ये कई एक किसी ने लिखा था, एक आदमी ने, व्यक्ति जो भी था, कोई लेडीज व्हाटएवर, दिस इज नॉट रियल, दिस शुड बी एन एनीवे। हो गया लड़ाई कमेंट सेक्शन में। कभी आमने सामने हुआ तो बात करना है उनको, कमेंट सेक्शन में लड़ाई हो जाता है। कमेंट सेक्शन में वो लोग बोलते हैं ये दिस इज फेक, अरे नहीं ये तो हमारे यहाँ होते रहता है, आप लोगों को क्या पता, कभी आना पहाड़ों में। फिर दूसरा बंदा बोलता है कभी आना हवेली में। तो मैं बोला यार इसका क्या मतलब है? फिर उसमें नीचे आप लोगों के साइड, आप लोग बताएं कहाँ से है, कहीं से भी हो सकते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अरे ये तो अपना रोगी है, कोई बोलते ये तो अपना ये, कोई बोलते रोगी नहीं ये तो कल्पा है। अब मैं परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लड़ क्यों रहे? कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं लड़ना चाहिए। मैंने बोला कि कमेंट सेक्शन ऐसा मत करो, मैं भी तो यही कहूँ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम किन्नौर, पर वो उन्होंने बात नहीं माना। फिर एक बार क्या हो गया कि लॉकडाउन की बात ये है, ताला नीचे जब हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा सभी ने, मतलब सब अंदर बैठ गए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग हो गए थे, बहुत परेशानी हो गई थी, कई वेबसाइट का रीच इतना हाई आ गया था। तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैं बोला यार सुनो कुछ करते हैं, लॉकडाउन का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं। पहले वो बॉय था, लेडीज़ भी थी, हाँ ठीक है, मतलब फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। मैं बोला इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स डू समथिंग विद इंग्लिश, यू नो। मैं क्या करें अब, इंग्लिश करना है, हाँ। उन्होंने बोला क्या करें, कुछ तो करते हैं इंग्लिश में। तो मैं बोला चलो ठीक है इंग्लिश शुरू करते हैं, आप पढ़ाई शुरू करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले अब आप लोग सब हिंदी मीडियम वाले होंगे, कोई जो हिंदी मीडियम से बाहर का है, या फिर कोई ऐसे जो कोने में आप लोग बैठे हैं, ज़्यादातर चश्मे वाले लोग वगैरह कुछ बोलना चाहते हैं, तो कोई हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, कहाँ से आप लोग, मतलब कौन सी मीडियम से? फायदा मेरे को 7 मिनट के बाद आप लोग भेज तो नहीं दोगे? चलो जो भी है। फिर मैंने बोला मेरे दोस्त को सीखते हैं थोड़ा इंग्लिश सीखते हैं थोड़ा। सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, रात वाला माहौल नहीं, माहौल बनाना। सबसे पहले बोलेगी माहौल बनाना पड़ता है, अच्छे ठीक है, माहौल कैसे बनाए? अब आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो, सब चीज़ें, एनीथिंग शुड बी इन इंग्लिश, सबसे स्टार्ट कर दो सोचना। तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं पक्षी देख रहा हूँ, नो इट्स द बर्ड, एक्शन के साथ ब्रिटिश एक्शन, इट्स द बर्ड perhaps, you know, it's not, अरे पक्षी नहीं है यार, मान लो, ओके आई सेड ओके दैट्स गुड। फिर बाहर जा रहा मैं, हाँ देखो पेड़ सुंदर नहीं, दैट्स अ ट्री, there's a clusters of trees, this is mountains, green valley mountains, it's like Europe dude। मैं बोला यार ये तो बहुत बड़ा बकचोदी हो गया ये तो। फिर दोबारा फोन करो दोस्त, अब हम कन्वर्सेशन करेंगे, we should conversation in English to improve our sentence, our grammar and vocabulary words। फिर अब होता है बात स्टार्ट। बोला ब्रो क्या कर रहे हैं आप? आई एम नॉट योर ब्रो, ब्रो से थोड़ा आगे बढ़ो। बोला व्हाट, यू शुड कॉल मी डूड, आई एम योर डूड। मैं आपका सब कुछ हो सकता हूँ, मेरा सब कुछ नहीं होना है, ठीक है अच्छी बात है। फिर उसके बाद फिर मैं सोचा अब और क्या किया जाए इंग्लिश को सुधारने के लिए। एक्सेंट पे काम, लाइक जैसे यहाँ पानी की ग्लास रखा हुआ है, कई लोग पी रहे हैं, कई लोग नहीं पी रहे हैं,
कई लोग पानी की जगह कुछ और ताकत भी कर रहे हो सकते हैं इस वक्त, दिख रहा है कईयों का। तो हमें कहाँ पहुंचा था मैं, या ओह सॉरी इंग्लिश में पहुंचा था। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। कन्वर्सेशन करते करते तो उसने बोला कि अब थोड़ा एक्सेंट पे काम करेंगे, ब्रिटिश एक्सेंट। अब जैसे बोलूंगा कि ये एक कार है, आप लोग कैसे बोलेंगे प्लीज, मैं सुनना चाहता हूँ। ये एक कार है को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? कोई बोलना चाहता है? ये एक कार है बोलेंगे आप। सॉरी इंग्लिश में दिस इज अ कार, मतलब ये एक कार है, दिस इज अ कार नहीं, दैट्स अ कार। रा है ही नहीं, कार में रा नहीं, दिस कार, मतलब का तो कौवा होता है यार। बोला दिस इज कार, फिर बोला ब्रो आई नीड सम वाटर, अरे थोड़ा पानी पीना है यार, वाटर चाहिए। बोलते इट्स नॉट वाटर, इट्स द वाटर। मतलब व्हाट तो क्या हो रहा, नहीं इट्स द वाटर, पानी। मैं बोला ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इंग्लिश छोड़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुकेश के लिए। कहाँ छुप गए यार आप लोग? कंफर्टेबल कोई इंग्लिश की क्लास चल रही है ना, नहीं लगा? सही बात है, कहाँ लगेगा, क्लासेस तो बंक करते थे आप लोग। चलो भाई ने कॉमेडी करी, अब कोई थोड़ा पोइट्री सुनना चाहेंगे? जरूर। एक्साइटमेंट। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट क्लैपिंग फॉर शोभना नेगी। मेरा नाम शोभना नेगी। यहाँ पे सारे यंग लोग आए हैं। हम तो पुराने चावल हो गए। पेशे से टीचर हूँ, एक पोइटेस हूँ और शायर। आज मैं पोइट्री तो नहीं करूँगी, आज मैं आपको शायरी सुनाऊंगी। शायरी होती क्या है? शायरी होती है जो हम लोगों को ना, शायर देखे आपने शायर वो कैसे होते हैं? वो शायर वो ऐसे होते हैं, वो मतलब उनके जहन में जब वो दुखी होते हैं ना, सैड होते हैं, परेशान होते हैं, लाइफ से बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तब जाके लिखते हैं। अच्छा एक अच्छी बात है राइटर्स की ना, क्या होता है कि वो डिप्रेशन में नहीं जा सकते कभी, ऐसे पागल नहीं हो जाएंगे, वो कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल देंगे। आई मीन ऐसे नहीं, वो लिख लेंगे और पूरी दुनिया उसको अपने ऊपर अप्लाई करती रहेगी। हाँ जी, हमारी लाइफ में भी हो रहा है ना। तो आज मैं आपको कुछ शायरियाँ सुनाने जा रही हूँ। या तो मुझे रहता नहीं मैंने क्या लिखा है। ब्रेकअप्स होते हैं आजकल, है ना, ब्रेकअप्स होते हैं सबके होते हैं। एकदम से ऐसा हो जाता है, एकदम कैचअप हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, एकदम से 1 महीना नहीं हो जाता ब्रेकअप हो जाता है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज़माने में जो क्या होता है कि अपना जो है इजहार इश्क कर नहीं पाते, है ना। तो इसके लिए मैं एक शायरी में आपको सुनाती हूँ। तुम लफ्ज़ों को समझते हो, तुम लफ्ज़ों को समझते हो, हम कहानी आँखों से बयान करते हैं। तुम लफ्ज़ों को समझते हो, हम कहानी आँखों से बयान करते हैं। ऐसे ही जहाँ में लोग अक्सर खत्म इश्क के किस्से तमाम करते हैं। मुझे लगता है अच्छा नहीं लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। होते ना कुछ लोग, क्या होता है कि रोते रहते, यार मेरा ब्रेकअप हो गया, फिर कल दूसरे से हो जाएगा, फिर बोलते यार मेरा आज फिर ब्रेकअप हो गया, एंड अगेन ये चला रहता। आजकल का ऐसा जमाना, हमारा टाइम ऐसा नहीं था, हम 90s के हैं थोड़े, तो हमारे टाइम में ऐसा होता नहीं था। हमारे टाइम में हम हमारे पेरेंट्स ये बोलते जिससे बात किया उसका पल्लू पकड़ के चले जाओ। चले गए हम भी, आज भुगत रहे हैं। बाजू आज का जमाना सही है। जानते हैं दिल टूट जाता है फिर भी दिल लगाते हैं, जानते हैं दिल टूट जाता है फिर भी दिल लगाते हैं, कि कुछ लोग मोहब्बत में मुसलसल धोखा खाते हैं।
अब लग रहा है कि कुछ मुशायरा चल रहा है यहाँ पे। एक और, पत्थरों के शहर में कांच की नुमाइश कर रही हूँ, पत्थरों के शहर में कांच की नुमाइश कर रही हूँ। इतनी पागल हूँ जो एक भंवरे से वफा की ख्वाहिश कर रही हूँ। भंवरा पता है ना, एक फूल पे, दूसरे फूल पे, तीसरे फूल पे, है ना। ये पत्थरों के शहर में कांच की नुमाइश कर रही हूँ, मैं एक भंवरे से वफा की ख्वाहिश कर रही हूँ। मुद्दतें बीत गई, अब तो राह तकते तकते, फिर भी धड़कनों से थोड़ी देर और इंतजार की गुजारिश कर रही हूँ। थोड़ी सी, मैंने जैसे कि बताया कि थोड़े संजीदा होते हैं आपके शायर जो होते हैं। मैं पर्टिकुलर शायरा तो नहीं हूँ, फिर भी शायरी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। कुछ हसीन कुछ गमगीन जिंदगी का फलसफा निकला, कुछ हसीन तो कुछ गमगीन जिंदगी का फलसफा निकला। किताबे इश्क में एक पन्ना कोरा हर दफा निकला। कुछ हसीन कुछ गमगीन जिंदगी का फलसफा निकला। किताबे इश्क में एक पन्ना कोरा हर दफा निकला। शौक रखते थे दीवानों की बस्ती में सैर करने का, हम शौक रखते थे दीवानों की बस्ती में सैर करने का। वफा की उन गलियों में हर एक शख्स बेवफा निकला। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ राइटर्स होते हैं ना, आपस में मिलते हैं जुलते हैं, उनका कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है। तो ऐसे में कई बार हो जाता है, नजरें मिल जाती हैं, उनकी सोच मिल जाती है, प्यार हो जाता है ना। फिर क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर गजल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। फिर एक दिन अचानक किसी न किसी को लगता है कि यार मैं फालतू काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो छोड़ देते हैं हम, है ना। तो बस इसी चीज़ के ऊपर एक चीज़ मतलब एक शायरी मैंने लिखी थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी शायरी में मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ है, ऐसा अक्सर होता है। मैं स्टेटस पे डाल देती हूँ, सारे सबके मैसेजेस आने लग जाते हैं मुझे, क्या हुआ। ऐसा नहीं है। दीदार से तुम्हारे दिल की वो हलचल याद आती है, दीदार से तुम्हारे दिल की वो हलचल याद आती है। तुमने जो लिखी थी मेरे लिए वो गजल याद आती है। दीदार से तुम्हारे वो हलचल याद आती है, तुमने लिखी थी मेरे लिए वो गजल याद आती है। ख्वाहिशों की एक छोटी सी किताब जो साथ में लिखी थी हमने, ख्वाहिशों की एक छोटी सी किताब जो साथ लिखी थी हमने, तुम्हारे पास ना होने से वो पल पल याद आती है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हो। बोर हो रहे तो बता देना। मेरा मन नहीं तो होता अब किसी से बात करने का, मेरा मन नहीं होता अब किसी से बात करने का, ना किसी के साथ जीने का और ना ही किसी पे मरने का। मेरा मन नहीं होता अब किसी से बात करने का, ना किसी के साथ जीने का और ना ही किसी पे मरने का। जिंदगी अब वह नहीं रही जो कहती थी जी ले खुल के, जिंदगी अब वह नहीं रही जो कहती थी खुल के जी ले। अब तो बस कहती है खुद से कि तेरा काम है बस गुजर जाने का। एक उम्र के एक पड़ाव के बाद यही होता है सबके साथ, है ना। 30 क्रॉस कर लिया, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी क्या कि मतलब अब तो जी ले, हम बस देख ले, बच्चों की जिम्मेवारी उठा ले, शादी कर ली, यही होता है ना। तो ना हमसे इजहार हुआ और ना वो इकरार कर सके, ना हमसे इजहार हुआ और ना वो इकरार कर सके। अजब सा था इश्क हमारा, अजब सा इश्क था हमारा, न जी भर के महबूब को देखा और न पल भर प्यार कर सके।
जाने कितने ही दिल रोज यहाँ रोते हैं, जाने कितने ही दिल रोज यहाँ रोते हैं, ये इश्क की गलियां है जनाब, यहाँ हर पल किसी न किसी की ख्वाहिशें खाक होती। लड़कियों देख रहे हो यहाँ पे, लड़कियों की तादाद वैसे ही बहुत कम है ना? तो लड़के ही लड़के, आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? कि लड़कियां क्रिएटिव नहीं होती है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां क्रिएटिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ ज़माना बहुत बढ़ गया है, लड़कियां लड़कों से कदम मिला के चल रही हैं, लेकिन क्या होता है कि आज भी इन चीज़ों के लिए लड़कियों को जवाब देना पड़ता है घर से। कि मैं अगर मान लो कोई बोले कि मैं ओपन माइक हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है, मैं उसमें जा रही हूँ या कविता, मुझे खुद को रोका। मेरी मम्मी बोलती क्या करती रहती है ये सब, ये क्या मतलब क्या मिल जाता है ये सब करने से, ऐसा होता है ना? तो यही रीज़न है कि लड़कियाँ थोड़ी और हमारी जो किन्नौर में वो वहाँ तो और भी हालत ख़राब है ना, घर वालों से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ना ससुराल वालों से कुछ मिलेगा। ससुराल वालों का मन के बोलते जा अपने घर जा, मायके वाले बोल देंगे तेरे घर वही है, जा वहीं पे जाके बस जा, है ना? ये बहुत होता है हमारे साथ। तो एक जस्ट एक छोटी सी शायरी, ठीक है? रहना पड़ता है किसी न किसी की पनाह में हमको, रहना पड़ता है किसी न किसी की पनाह में हमको, हम लड़कियां हैं जनाब, हमारे घर नहीं हुआ करते। तो इसी के साथ अब और ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, एक लास्ट शायरी। लिख तो रही है हाले दिल कागज पर हम, लिख तो रही है हाले दिल कागज पर हम, लेकिन जो पढ़ सके हमारे दर्द को, वो आलिम अब तक नहीं हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां जय सोमनाथ जी के लिए। इनकी परफॉर्मेंस देख के लगा ना कि एक्सपीरियंस काउंट्स, है ना? कि नए परफॉर्मर और मंजे हुए परफॉर्मर में काफ़ी फ़र्क होता है। इन्होंने इतनी अच्छी पोइट्री की, मेरे को भी मतलब याद आया कि कभी मैंने भी कुछ लिखा था तो सुना दूँ, है ना? छोटी छोटी बातों पे रूठ जाने की उसकी आदत है पुरानी है, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाने की उसकी आदत है पुरानी है, उसे मनाने की कोशिश करो तो उसके नखरों की लिस्ट भी 1000 रहती। अच्छा हुआ मेरा प्यार है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ज़माने का, अगर चिट्ठियों और खतों के ज़माने का होता तो वो तो मेरे कबूतर भी मार देती। किन्नौरी में भी ट्राई किया था मैंने कि चलो किन्नौरी में शायरी नहीं होती ना यूजुअली, कि वो गाना सुना होगा आप लोगों ने, गारंग रुक्या महान तक, है ना? गारंग रुक्या महान तक मिस्ती तक इन रुक्या तक कि यह सरंग मां किनो आंग छावनो आमा जुर्या तक। एक बहुत फेमस शायर रहे हैं ना लेट राहत इंदौरी साहब, तो मेरी हरकतें देखने के बाद ना मेरे दोस्त बोलते थे कि मुझे अपना पेन नेम रखना चाहिए आफती किनारा। बहुत घटिया शायरी कर लिए। अब थोड़ी कॉमेडी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, तो फिर जोरदार तालियों से स्वागत करें ताशी मादेस का। सबसे पहले तो थैंक यू सुशील भाई ने ये ऑर्गेनाइज कराया। वैसे मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने इससे पहले एक कॉमेडी शो किया था कांगड़ा में और बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था, तो मैंने सुशील भाई को कहा यार क्या करूँगा, तो कहते हैं परफॉर्मर ही नहीं मिल रहे, आपको तो करना ही पड़ेगा। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मेरा नाम ताशी तिलक है, विच मीन्स नमस्ते, और जब भी कोई मेरा नाम लेता है तो मैं भी अपना ही नाम लेता हूँ।
मैं अभी नर्वस हूँ, मैं थोड़ा सा अपना टाइम लूँगा, फिर आई कम बैक टू माई जोक्स एंड ऑल दैट। एक्चुअल में अभी तक जितने परफॉर्मेंसेस मैंने देखे है ना, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हो, स्टेज पे आ रहे हो। मैं बचपन से स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, बट वो स्टेज फिर अभी भी है, अभी भी हाथ कांप रहे हैं, अभी भी मन कांप रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। अब तो बुढ़े हो चुके हैं। मैम ने कहा हम कच्चे चावल हैं, बट हम अभी खुद को नहीं मानते कच्चे चावल। उम्र हो गई है, पुराने चावल, हम तो सड़ चुके हैं मैम। एनीवेज, कहाँ से शुरू? घंटे पे खुशी मिलेगी। तो मैं एक सुबह, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, तो सुबह उठा, आँख खोला तो यही लिखा हुआ था मैसेज पे, रील था, घंटे में खुशी मिलेगी। मैंने कहा बढ़िया है, नीचे लिखा है लाइक एंड शेयर। मैंने कहा मैंने तो पढ़ लिया, अपने दोस्त को भी भेज देता हूँ, अब मैं ही क्यों सहूँ अकेला। तो मैंने उसको भेज दिया, थोड़ी देर में रिप्लाई आता है। मुझे लगा था वो स्माइली भेजेगा और बात खत्म हो जाएगी, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि भाई आप कब से इस पे विश्वास करने लगे। मैं कहा किस चीज़ पे? बोला यही 1 घंटे में खुशी मिलेगी। मैं कहा वहाँ पे वो एक भी लिखा था, 1 घंटे में खुशी मिलेगी, लाइक एंड शेयर। मैं इससे घंटे में खुशी मिलेगी, मैं सुबह सुबह क्या देखने को मिल रहा है मुझे। तो वो बड़ा, ये रियल में हुआ है मेरे साथ, तो मुझे याद है, तो मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ। तो जब हम छोटे थे तो एक टेलीविज़न होता था, वो जिसका पिछवाड़ा बहुत बड़ा होता था, है ना। तो उस पर हम देखते थे कार्टून, है ना, ये एक सिम्बा आता था या कोई और शक्तिमान देख लिया, तो पेरेंट्स आते थे घर तो सीधा चेंज कर देते थे चैनल, सीधा आज तक लगाएंगे, न्यूज़ चैनल लगाएंगे। मैं यही सोचता था यार, जब मैं बड़ा हूँगा ना, मैं कार्टून ही देखूँगा। मैं, क्योंकि उस वक्त हम तो छोटे हैं, तो हम तो यही सोचते हैं यार ये क्या देखना है। अब फिर बड़े भाई आते थे, फिर हम फिर कार्टून देख रहे हैं, भाई क्रिकेट डाल देंगे। क्रिकेट का भी शौक नहीं था, तो क्रिकेट भी नहीं देख पाते थे। हम सोचते यार जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा ना, अपना टीवी लगाऊंगा, कार्टून देखूंगा मैं, और कुछ नहीं करूँगा। देन सडनली हम बड़े हुए, 30 साल के हुए, एक बड़े भाई की मेरी बेटी है ना। तो अब हम दोनों साथ में बैठ के नारुतो देखते हैं। मैं नहीं देखता क्रिकेट, मैं नहीं देखता न्यूज़, मैं अभी भी कार्टून देखता हूँ। तो आई एम लिविंग माई लाइफ, उस प्रॉमिस पे मैं अभी भी कायम हूँ। तो जोक पे आते हैं। एक, क्योंकि सुशील भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने कोशिश की कुछ क्रिएटिव होने की। तो काफ़ी शायर आए यहाँ पे, शोभना मैम ने बहुत अच्छी शायरियाँ सुनाई, लेकिन मुझे कभी शायरी समझ नहीं आई। हार्ट ब्रेक्स भी हुए, ऐसा नहीं है, बट देन हम गाना सुनते हैं, हम पोइट्री या फिर उसमें हम बहुत ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बट मेरा एक दोस्त है, बहुत शायरियाँ सुनता है, खुद की नहीं लिखता है, जॉन एलियास आपको सुनता रहता है। तो अभी रिसेंटली मैं किन्नौर शिफ्ट हुआ, तो ऑब्वियसली वीकेंड्स पे बियर पीना है, प्लान कर रहे थे। तो आई कॉल हिम, मैंने कहा यार क्या हाल है आपके। फ्रेंड को मैंने कॉल किया, कॉल करते ही सबसे पहला सवाल यही होता है, और भाई कैसा है। कहता क्या मजबूरी है, रात में थक कर मर जाता हूँ, सुबह अपनी कब्र से उठता हूँ, दफ्तर जाता हूँ। मैं कहा क्या कन्वर्सेशन करूँ मैं इस बंदे से। तो मैं कहा यार वो वीकेंड पे बियर पीने का प्लान है, तो बता। कहता चर्चे नशे के हो रहे थे, मैं जिक्र तेरी निगाहों का कर रहा था। मैंने कहा मैंने फोन कर दिया, मैं कहा तेरे साथ कौन पिएगा भाई, पूरी रात हर बात पे शायरी सुनाई जा रहा है। तो मैंने वो कन्वर्सेशन खत्म कर दी। तो फिर मैंने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा यार बियर का प्लान है। तो वो प्लान बन गया, तो वो शायरी में नहीं थे। तो हमने बियर पी, खूब सारी बियर पी, यहीं भी इन्हीं गलियों में। तो रात को वो सो गए जल्दी। अब मैं हूँ, किन्नौरी गाने सुनता हूँ और बहुत डांस करने का शौक है दारू पीने के बाद। तो मैं डांस कर रहा था, वो लेटा हुआ था। कहता ओए शांति के साथ सोने थे। मैंने कहा पागल है क्या, शांति का कंसेंट मैं तुझे कैसे दे दूँ ना, मैं शांति को जानता हूँ, तुझे सोना है तू सो, उससे पूछ, मुझे क्या लेना। तो वो मुझे कहता पक पैंट, है ना। तो उससे भी खत्म हो गई। तब कुछ वीकेंड्स ऐसे गुजरे और कोई मिल नहीं रहा था बियर पीने के लिए। अकेले पीने का इतना मज़ा आता नहीं है।
तो मैंने फिर से शायर को फ़ोन किया, तो मैंने कहा हेलो, तो परे से कहता जब बात सुकून की हो रही थी तो मैं जिक्र तेरी बाहों का करा। मैं कहा ये क्या था भाई? वो पिछली बार ना शायरी आती रह गई थी, तुमने पूरा सुना है। मैं कहा यार तेरे साथ पीना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो फिर भी मैंने उसको कन्विंस किया कि भाई तू शायरी मत सुनाइयो, हम बैठते हैं, वीकेंड है, बियर पियेंगे। रात भर बियर पिया, रात भर शायरी सुनी। मेरा सिर्फ एक काम था, इरशाद होना। वो कहता था ताशी सुन, मैं कहता था इरशाद। पूरी रात जॉन एलिया को सुनाया मैंने, और सुबह उठ के हल्के हल्के हैंगओवर में मैं ऑफिस गया। तो बॉस आए, बॉस कहते ताशी सुन, मैं कहा इरशाद। तो बॉस थोड़ा नाराज हुए, क्या तू हैंगओवर में आया है ऑफिस। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीकेंड आया, हम फिर पी रहे थे। तो अब इतने में गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, कहती क्या हर वीकेंड पे आप लोग बियर पीते हो, ये फ्यूचर का सोचो। फ्यूचर का क्या सोचा, आधी ज़िंदगी तो वैसी चली गई, और कितना फ्यूचर देखें हम। तो कह ही रही थी, सुना ही रही थी, तो हमने भी कह दिया। अभी इतनी शायरियाँ सुन ली थी तो मैंने भी कह दिया बड़ी मुश्किल से बिगाड़ा है खुद को, चाहिए आप किसी और को सीधा कीजिए। और फिर मैं जाके शांति के साथ सो गया। तो मैंने इतना ही क्रिएटिव हो पाया सुशील भाई, ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास। तो थैंक यू वेरी मच। तालियां हो जाए यार। सुजल और वो कहाँ गया विवेक? आप लोग क्या इनको अंकल आंटी तो नहीं बोल रहे? जो भी आ रहा है मेरी इतनी उम्र है, मेरी इतनी उम्र है, बोल रहे लोग हम कच्चे चावल पक्के चावल, बोला तो नहीं ऐसे? सब में अभी तक शायरी सुनी, कॉमेडी जो जितनी हमको आती है हो सकती होगी। एक स्टोरी है मेरे पास, ठीक है? स्टोरी सुनाओ। और स्टोरी इरशाद, तू भी हैंगओवर में ही है इरशाद। स्टोरी मतलब काफी फनी तो नहीं है, पर स्टोरी के एंड हो सकता है कि आप लोगों को लाइफ लेसन सीखने को मिले। तो प्लीज अच्छे से सुना, ठीक है? तीन दोस्त होते हैं, तीनों दोस्त जंगल में भटक जाते हैं। तो जब जंगल में भटक जाते हैं उनको एक चिराग मिलता है, वो चिराग खींचते हैं, उसमें से जिन निकलता है। तो जिन बोलता है कि आपको मैं, आप तीनों ने मिलके घिसा है चिराग ना, तो तीनों के लिए तीन तीन विषय हैं, आप लोग मांगो क्या मांगना चाहिए। तो पहला दोस्त बोलता है कि मुझे ना इंडिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। मेरे को इतना अमीर आदमी बना दो कि मुकेश अंबानी मेरे घर से लोन लेके जाए। तो जिन बोलता है ठीक है, तू इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। तो दूसरे दोस्त की बारी आती है, दूसरा दोस्त बोलता है कि मेरे को इंडिया के पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बना दो, इतना अमीर आदमी बना दो कि वर्ल्ड बैंक मेरे घर से लोन लेके जाए। जिन बोलता है चल ठीक है, तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो जो तीसरा आदमी होता है कि यार इन दोनों ने तो बहुत खतरनाक विश मांगी, मैं क्या मांगूँ? तो वो बोलता है कि फिलहाल तुम बस मैं यही चाहता हूँ कि जिंदगी भर मेरा हाथ ऐसे ना क्लॉकवाइज घूमते रहे जब तक जिंदा हूँ। तो वो दोनों सोचते यार ये क्या चूतिया आदमी, क्या विश मांग रहा है, तो हमको क्या है ना। तो फिर जिन बोलते हैं चलो अब सब अपना सेकंड विश बताओ। तो दूसरा आदमी बोलते हैं कि मेरे को इंडिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। तो जिन बोलते हैं ठीक है, सबसे खूबसूरत लड़की से तेरी शादी हो जाएगी। तो दूसरे बंदे की बारी। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे को ना दुनिया में जितनी भी आज तक मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स रही है सब मेरे प्यार में पागल हो जाए, हर दिन में किसी और के साथ घूमूं, ऐसी लाइफ चाहिए। तो जिन बोलते हैं चल ठीक है, दे दिया, ये भी तेरी विश पूरी होगी, ठीक है। तो फिर तीसरा आदमी सोचता है क्या करूँ। फिर बोलता है मेरे को ना जिंदगी भर के लिए दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमते रहना चाहिए। तो फिर वो सोचते यार क्या आदमी है, फिर से वो कर दिया इसने। फिर उसके बाद जो
जिन लोगों और जिन बोलते हैं कि चलो थर्ड अपनी तीसरी विश बताओ, है ना। तो वो बोलते हैं कि भाई हमको ना कभी भी लाइफ में कोई काम नहीं करना पड़े, पैसे खुद आते हैं, ठीक है। तो दोनों ये बोलते हैं। और जो तीसरा आदमी होता है ना, वो बोलता है कि अब क्या मांगू, वो बोलता है कि मेरी मुंडी ऐसे हर वक्त घूमती रहे। तो साल बीत जाते हैं, ठीक है। जो पहला और दूसरा दोस्त होता है वो मतलब काफ़ी उदास रहने लग जाते हैं कि उनके पास हर चीज़ है, आदमी के पास ज़्यादा पैसा हो, हर चीज़ वो बोर हो जाते हैं। उनको लगता है कि फिर शायद हमने कोई विश मांगने में कुछ गलती कर दी होगी। तो उसके बाद वो वापस जंगल में जाते हैं। उसी जंगल में जाते देखते हैं तो उनका जो वो तीसरा दोस्त था वो वहीं पर ही था। उनको लगता है कि इसको शायद कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया होना। उन्होंने वहाँ जाके देखा वो दोनों हाथ ऐसे घुमाए जा रहे हैं, मुंडी घूमते जा रही है उसकी। तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत दुखी है, लगता है तेरी लाइफ सही चली है, फिर क्या कर रहा है आजकल। तो तीसरा दोस्त बोलता है यार खाक सही चली है, प्लीज़ यार तुम दोनों मेरे एक हाथ काट दो। तो वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप लोगों को क्या सीखने को मिला? कुछ नहीं। यही होता है जब ओपन माइक में ना परफॉर्मेंस के लिए टाइम ज़्यादा हो और परफॉर्मर ना हो तो ऐसी स्टोरी सुनानी पड़ती है। टाइम भी तो निकालना है ना। चलो थोड़े अच्छे परफॉर्मर बुलाते, ठीक है। बहुत जैसे शोभना जी को सुना आप लोगों ने ना, कितना अच्छा किया, राशि आते ने अच्छा किया। वैसे ही मतलब हमारे बीच में मतलब काफ़ी मंजे हुए आर्टिस्ट है, इन्होंने अपनी बुक वगैरह लिखी है और बहुत सारे शायरी पोएम्स इतना कुछ लिखा है कि अब ये सिद्धू पाजी को कंपटीशन देने का सोच रही है, ऐसा इन्होंने मुझे बोलने के लिए बोला था। चलो जोरदार तालियों से स्वागत करें जानवी नेगी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जानवी। वैसे तो मैंने बहुत सारी शायरी और कविताएं की है, तो हर विषय पे मैंने कविताएं लिखी है। तो मैंने सोचा सब यहाँ यंग है तो मैं थोड़ा प्यार तो वही जैसे शोभना जी ने बोला, तो मैं 2-3 अपनी कविताएं सुनाऊंगी, पर एक शायरी ज़रूर सुनाऊंगी पहले। ये जो महफिल में हमें आम समझ बैठे हैं, ये जो महफिल में हमें आम समझ बैठे हैं, सुनो हम जिंदगी के तराशे हुए हीरे हैं। कविताएं शुरू करती हूँ। वैसे मैं समझदार बहुत हूँ, वैसे मैं समझदार बहुत हूँ, पर तेरे सामने ना समझ ही ठीक हूँ। अकल की कच्ची बातों की बच्ची, हाँ मैं तेरे सामने खुद को शून्य समझती हूँ। तू अच्छे से वाकिफ है मेरे दृष्टिकोण और मेरे तौर तरीकों से, दूसरों के साथ व्यवहार में विशैली और तेरे लिए गुड़ चाशनी हूँ। मेरी दूसरी कविता सादगी। मैं आऊंगी सामने तुम्हारे, मैं आऊंगी सामने तुम्हारे, सादा सा सूट पहन के, कंधे पे दुपट्टा और माथे में छोटी सी बिंदी लगा के। मैं जैसी हूँ वैसी ही आऊंगी, ये काजल ये लाली मुझे ज्यादा नहीं बाती, फिर तुम ये मत कहना तुम खूबसूरत नहीं लगती। कानों के झुमकों पर शर्माऊंगी, अपनी हील्स पर इतराऊंगी, एक लहजे में एक अदब से सादगी में आऊंगी। मेरी तीसरी कविता। जरा सा इल्म नहीं था इश्क का, कि जरा सा इल्म नहीं था इश्क का, तेरी आशिकी की सादगी पे मैंने हर आलिम सीखी है। पूछते हो तुम मुझसे कहाँ से लाते हो लफ्ज़, कि तुम पूछते हो मुझसे कहाँ से लाते हो लफ्ज़, तो सुन कत्ल कर ख्वाबों का मैंने ख्यालों से सिफारिशें की है, तेरी तस्वीर को शब्दों से बनाने की इल्तिजा की है। माना अनगिनत बहरों की है ये सुइयां, कतरा कतरा उठाकर इंतजार पे मैंने लफ्जों की तराश सीखी है।
खुशनुमा खूबसूरत खुश नसीबी बेरिवाज मोहब्बत की रवानी सीखी है। अब एक विरह मेरी अगली कविता। सोते हम नहीं रातों को बेचैन वो भी होता होगा ना, अश्क बहते हैं आंखों से अश्कों में वो भी भीगता होगा ना, श्वास पड़ी है ढीली तड़पता वो भी होगा ना, घर ना दिखूं मैं तो मुझे आवाज देता होगा ना, मेरी तरह विरह वेदना से व्याकुल मन पीड़ा वो भी सहता होगा ना, चुपके मेरी तस्वीर को सीने से लगाता होगा ना, वो जानता है मैं इंतजार में हूँ उसके, उसी इंतजार में वक्त वो भी देखता होगा ना। थैंक यू, मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की तो थैंक यू सो मच। होता है यार, होता है। फर्स्ट टाइम करा रहे ना हम माइक, स्टेज फियर वैसे ही सब में होता है। अगर स्टेज फियर नहीं होना तो बंदा परफॉर्म इंटरेस्ट के साथ नहीं करते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल सर को थोड़ी स्टेज फियर होते हैं, पका देते हो एक घंटा, इसीलिए स्टेज फियर होना ज़रूरी है। जैसे जब भी ज़्यादा कोई पोइट्री करता है ना तो मैं काफ़ी सीरियस हो जाता हूँ। कोई मुशायरे में तो नहीं जाना है आप दोनों को, कुछ सीरियस डिस्कशन स्टार्ट हुई है, इसके बाद कोई मुशायरा करने तो नहीं जा रहे आप लोग, या कुछ अलग ही हो, क्या पता। इसके बाद हम भी कहीं कोई शायरी लिख दे, बुलाया था ओपन माइक में, कला की कदर नहीं, कुछ ऐसा वैसा नहीं। मतलब यही है कि कल्चर नहीं है ना ओपन माइक का। सब जब जितने आज ऐसा हुआ, नेक्स्ट टाइम इससे थोड़ा बेटर होगा और मे भी शायद परफॉर्मेंस है। हाँ, बहुत बड़ी बात है क्योंकि किनों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मंच उनको तब कराना पड़ा। चलो तालियां बजाओ यार। एक ऐसा थोड़ा सा पर्सनल सा सवाल है ना आप सब लोगों से कि क्या आप लोग ऐसे भगवान में बिलीव करते हो, मानते हो भगवान को? सब मानते हैं? अच्छा, नहीं मतलब मैं सबको बता रहा हूँ, आप ऐसा पर्सनली ओपन मत करिए। हाँ चलो कोई, हाँ कोई, चलो अच्छी बात है। सब भगवान में मानते हैं, आपका अपना बिलीव हो सकता है ना, मैं भगवान में नहीं मानता। रीज़न है मेरे पास इसका, क्योंकि मुझे ना पूजा आरती करुणा अर्चना वंदना सब छोड़ के चले। देखिए मैम, आजकल लोग ऐसे ही है, यही चले कुछ नया करें। चलो सब तरीके की परफॉर्मेंस होगी। अभी तक किसी ने गाना नहीं सुना ना, और यार विवेक भी चला गया गाना सुनाने वाला, स्टार सिंगर हमारा। चलो अब हम परफॉर्मेंस की बात है ना, अब लास्ट में हमारे पास कुछ सिंगर्स बचे, उनको थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लगेगा, उनके साथ जैम करेंगे, फिर हम माइक ख़त्म करेंगे, फिर सब जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेज पे मैं बुलाना चाहूँगा सवित भाई को। सवित भाई आओ, जोरदार तालियां हो जाए यार सवित भाई। जनरेशन से इनका फर्स्ट शो है, इसका नाम है डीडी, जो गिटारिस्ट है। ये है जेडी, कीबोर्डिस्ट और वोकलिस्ट है, और ये गिटारिस्ट है। तो ये इनका फर्स्ट शो है, जो हमारे आने वाली यंग जनरेशन है जिनको बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है इनमें। तो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, और आप भी इनका सपोर्ट करें। ऐसा है कि मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लिए सबसे पहले तो बहुत ही जोर से क्लैप करता है।
कपल बाकी चेहरा मेरी चेहरा झूले झूले लावे टोपी बड़ी वाली मैं जाना लगाया झूले लावे टोपी बड़ी वाली मैं जाना लगाया दिलों की बिजली झिलमिली बड़ी साची दिलों का सेना बड़ी साची दिलों का सेना जिस पे आंगनों पिया प्यासा गानों में। आपको कुछ फेवरेट है? ये भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन जुड़े। आप भी सुनो, आ जाओ आ जाओ। बहुत ही अच्छे कानून के हमारे म्यूजिशियन है। तो मैं बेसिकली पंगी गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सवित नेगी है, ER सवित नेगी, ठीक है जी। तो म्यूजिक लाइफ, एक्चुअली म्यूजिक मेरा पैशन है, हॉबी है। बेसिकली प्रोफेशनली आई एम इंजीनियर, ठीक है जी। और मैं इस टाइम टीचर हूँ एज स्किल इंडिया में। तो मैं अपना एक आपको कुछ अपना जो लाइफ में मैंने म्यूजिक के लिए बड़ा बहुत कुछ किया है, कैसे मैंने शुरू की, वो चीज़ बताना चाहूँगा। क्योंकि वो चीज़ हम आजकल भी वैसे ही हो रहा है, तो आप कुछ कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं 2014-15 में फर्स्ट मैंने एक एल्बम किया था, उसका नाम था और कुछ है, ठीक है जी। मैं स्टूडेंट था बेसिकली, तो मेरे पास इतने ज़्यादा वो फाइनेंशियली इतना होता नहीं स्टूडेंट में कि यार ना मैं एक गाना रिकॉर्ड करूँ 10,000 20,000 दूँ। तब भी हम इतना अपना पॉकेट मनी सेव करते थे कॉलेज टाइम में। तो कॉलेज टाइम में सेव करने के बाद एक गाना रिकॉर्ड करना सीखी थी। गाना रिकॉर्ड करके तो आ जाता था, तो इतनी खुशी होती थी कि यार ये मैंने गाया, बार बार सुनना, बार बार सुनना। फिर जैसे ही कॉल आता था, जैसे आपको लाइव शो बुला रहे हैं, आपको ये उस टाइम भी मतलब अपने से लगता था। तो उस टाइम जैसे मैंने फेस किया म्यूज़िक जर्नी में, तो मैं बीटेक करा था उस टाइम, इंजीनियरिंग करा था। तो हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे थे कि बोलते थे हाँ भाई ये तो इंजीनियरिंग कर रहा है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, मुझे गाना गा रहा है, ऐसा वैसा करते डिमोटिवेट करते थे कि हाँ फिर छोड़ देना, कुछ टाइम फिर कॉलेज चले जाना। कॉलेज के बाद फिर मैंने सोचा एक साल ब्रेक लेता हूँ, मैं थोड़ा घर में देखता हूँ, कुछ चीज़ें देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, घर की चीज़ों को समझता हूँ, क्योंकि पहले से ही जानता मैं वही रिकॉर्ड तो करनी। तो एक दिन ऐसा सुनने में मेरे गाँव में बोला कि मुझे आपकी डिग्री नहीं हुई है, तो आप क्या घर में ऐसे ही हो, तो एक गाना गा रहे हो, क्यों गाना गाने दे रहे हो, उसमें ये वो मतलब एक चीज़ कर रहा था, ठीक है जी। ऐसे बोल के इतना मेरे मम्मी मेरे सामने रो पड़े थे कि यार तू साइंस स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे कर रहा है। मेरी मम्मी को क्या बोला उस दिन मैंने अपना डिग्री को फ्रेम बनाया और अपना जो कंटेंट था वहाँ पे फ्रेम करके वो डिग्री लगा दिया, ठीक है जी। मैंने बोला मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये मेरी डिग्री है, ठीक है जी। उसके बाद तो मेरी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मैंने किया आप करो, आप कुछ करो, तो मैंने किया। उसके बाद कुछ एल्बम्स निकाले, उसके बाद जॉब भी लग गया। अब कोई नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, जो मर्जी करो, गाना गाओ, तो ये चीज़ें मैंने फेस की। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जो हमारे जो यंग जनरेशन है, तो हमारे जो अमन भाई है, कौन है अमन भाई, ये अमन भाई बहुत ही अच्छे लिरिसिस्ट है किन्नौर के, उनके गाने गाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। और इनकी और मेरी बात हुई कि जो भी यंग जनरेशन अपना गाना रिकॉर्ड करना चाहता है, गाना चाहिए जिसको, जिनके अंदर टैलेंट है, तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देंगे और हम उनको रिकॉर्ड करके पूरा शूट करके इनके पास देंगे, ताकि कोई टैलेंट के पीछे फाइनेंशियली कोई कोई भी टैलेंट हो, आप किसी मन से बोलना चाहूँगा, कोई भी यंग जनरेशन के टैलेंट हो, आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इससे DM कर सकते हैं, आप इससे बात कर सकते हैं, हम लोग मिलकर ये गाना दे देंगे, म्यूजिक करके, ठीक है जी। शुरू करें।
तो मैं इनकी बात करा तो इनके एक गाना गाया तो मैंने बहुत ही ज़्यादा टफ है, मैं आपको लाइन गाने की कोशिश करूँगा, तो आप सभी ने भी गाना है मेरे साथ, ठीक है जी? गोली चुंदू गोली बोलो ना नाली आया गेले बोलो ना याली गोली चुंदू गोली बोलो ना नाली आया गेले बोलो ना फाइल फाइल युल फाइल नाली शो जन्माट्यानो पेनाशो याली फाइल फाइल युल फाइल नाली शो जन्माट्यानो पेनाशो क्या हुआ? बाटी शुके लिए मबाया पूरी नसला पता लो पूरी नसला पता लो। कैसा लगा? मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली, हमारा फर्स्ट
क्या तू गली बोदी कमानी सही बेनो जिसकी मीत गली बोदी कमानी सही बेनो जिसकी मीत किन संग चीज़ों पे ली चोको दी तक मारिंग तो किनुरिंग शिचाइलन तो बातांग मोलमता तो किनुरिंग शिचाइलन तो बातांग मोलमता तो गस्कारो कन वाहन तो तोरी होना शो मारी जाले थोरो रोसोना जाले थोरो रोसोना आप भी गा रोसोना सोलम गोरी सोनी विनाशो सोलम गोरी सोनी विनाशो आप परिस्थिति से आपको बोली बोली बोला आया बेली बोला आया बेली बोला बोली बोली बोला आया बेली बोला आया बेली बोला बोली मेरी माया सिला बोलो से सिला बोलो से सिला बोलो से वो तेरी गाँव बोले वो तेरी गाँव बोले और कुछ इसके बोलते हैं हिंदी गाना हिंदी 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 कैमरा मोबाइल वसीयत हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जाए से आप गाना सही दो माइक का बरसात हो न हो शायद दिल से
करीब से आपकी नसीब वो ढंग का बजा टूट गए बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं है सवार लूं सवार लूं है सवार कुहू गजिया बड़े मजा किया मेरे कहूँ कि ना छुपाए किसने है लिखा बताए उसकी आज मैं नजर उतार लूं सवार लूं है सवार लूं सवार लूं है सवार काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं बहुत जख्म दिले में खाए हुए हैं उनसे हारे दिल कभी और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है और वो समझे नहीं क्या सेटिंग बहुत प्यार कर रही थी यहाँ से आपका ना अपर्चर सादगी तो हमारी के वाजे पर लड़िया सादगी तो हमारी जरा देखिए सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबारात के वादे पर लड़िया बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतज़ार का उम्र भर कर लिया इश्क में उलझने पहली हम थी इश्क में उलझने पहली हम और पैदा नया दिल कर लिया लोग डरते हैं कातिल की परछाई से हमने कातिल के दिल में बिगड़ कर दिया भला बशी गई मैंने गुबात भला मैंने घूमरंग दिल में धड़कन हाय धड़कन में तुम दिल में धड़कन हाय धड़कन में तुम भावना जी तेरे बिन सनम भावना जी तेरे बिन सनम Songizudoka, hayya songizudoka, songizudoka, hayya songizudoka. Shishili maboshik songizudoka, hayya hum zindagi, hayya hum zindagi. प्यार किसे कहते हैं तुझको क्या पता प्यार किसे कहते हैं तुझको क्या पता बेवफाई करके तूने मुझको रुलाया हैया हमें जिंदगी हैया हमें जिंदगी किनको रंग बदलूंगी किनको रंग
किनकोलं मृगलं संगी किनकोलं मृगवन विस्तीरण फोटो फोटो हैया आगे जिंदगी उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है आज जाना प्यार की जादूगरी दिन पांगेला दारमुन पांगे फिर माथा सुगोरेला फिर माथा सुगोरे दिन पांगेला दिन पांगे फिर माथा सुगोरेला फिर माथा सुगोरे। और कुछ आप सुनिए बाकी काफी एंजॉय किया ना लास्ट में सबने। यहाँ ऐसा लग रहा था यहाँ तो पूरा मतलब माहौल बन गया। पीछे फिर भी ऐसा लग रहा था कि सब बाप लोग बैठे पीछे ना, तो अपने पापा की तरह कई स्माइल कर दिया तो कि पैसे ना मांगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। यार सवित भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सवित भाई ने सबको इतना कंफर्टेबल गिरवाया उसके, हाँ उस वजह से ही सब एंजॉय कर पाया ना। इतना अच्छा एंकरिंग कर रहे आने वाले टाइम के हमारे। बाकी सवित भाई की स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला, यही सवित भाई की स्टोरी से हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपके पीछे किसका हाथ है? हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, पर मेरे पीछे तो औरत के नाखूनों के निशान नाखूनों के निशान से याद है। हाँ सही बात है। और नाखूनों के निशान से याद आया ना, आपको कभी भी नर्स को डेट नहीं करना चाहिए। नर्स ये है इंजेक्शन लेके जाएगा। सवित भाई समझ सकता हूँ। सवित भाई रिलेट करेंगे कि नर्स लोगों की लाइफ ना मतलब बहुत टफ रहती है। सवित भाई रिकॉर्ड भी होता है। नर्स लोगों को डेट करोगे ना तो दवाई की तरह रिप्लाई करते हो। एक सुबह गुड मॉर्निंग, एक रात को आज बहुत काम था तक मैं सो रही हूँ। नर्स लोगों की लाइफ में जैसे सवित भाई रिलेट करेंगे कि कोई भी टाइमिंग नहीं रहती, कभी नाइट शिफ्ट कभी मॉर्निंग की शिफ्ट, तो मतलब और पेशेंट्स कैसे भी मिल सकते हैं, खड़ूस ऐसे जो कैसे भी खिला के रहते। तो उसके बाद में मतलब आपको समझना पड़ता है ना कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है वो। तो ऐसे कभी मेरी भी गर्लफ्रेंड थी मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। एड्रेस दे दूं, इंस्टाग्राम आईडी बताऊं, नंबर सबको सोचना, सबको माइक देना पड़ेगा माइक कम पड़ जाए। तो नर्स को डेट करते वक्त ना आपको हर चीज छोटी छोटी समझनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसी ताकि उसकी थोड़ा स्ट्रेस कम हो, इसलिए मैंने उसको बुलाना कि आपको हॉस्पिटल में कब सबसे ऐसा मतलब हैप्पी फील होता है। तो उसने बोला कि मेरे को ना सिर्फ हॉस्पिटल में तब हैप्पी फील होता है जब मैटरनिटी वार्ड में ना छोटा बच्चा सो रहा होता है ना, तो उसके फेस पे जो स्माइल होती है उसको देख के बहुत खुशी महसूस होती है। तो मैंने बोला यार मैं चाहता हूँ कि आ सकते जितने भी मैटरनिटी वार्ड में आते हैं, ये मैंने इसीलिए किया कि मैं देखना चाहता था कितने अवेयर पे लोग। चलो कोई नहीं, बाकी थैंक यू फॉर द शो गाइस कि यार आप लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। मेरे को तो जिस तरह से माइक जा रहा था ऐसा लग रहा था कोई गिलास टाइप के ना मारे। बाकी हम मोस्ट ऑफ कि आगे भी
इवेंट करवाते रहेंगे। आप लोग इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को परफॉर्म करना हो इस वक्त भी कोई करना चाहे, ऐसे कि यार मैं तो भूल नहीं गया विवेक की परफॉर्मेंस, गाना गाना है हाँ यार। बाकी इस प्लेस के लिए मतलब पहाड़ा भी लोग क्वेश्चन कराने में लग जाना। बाकी आज का ये ओपन माइक अगर बिना आते की कॉपरेशन के हो नहीं सकता था। वेन्यू के ओनर, उनका थैंक यू बोलना बहुत जरूरी बनता है। एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे में देख रहे हो, कैमरे में देख रहे हो आप। तो बाकी अब जैसे अमन भाई बुलाने गए तो हम चाहेंगे कि थोड़ा क्या बोलते हैं ऐसे ओपन माइक के बाद भी नेक्स्ट टाइम पे हमको वैल्यू देंगे कि नहीं, साथ में हाथ जोड़ ठीक है प्लीज। सबसे पहले तो मैं अमन रोनसेरू, सुशील और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ओपन माइक जो कंपटीशन आप लोगों ने ये करवाया है, वेन्यू बड़ी स्पेस रेस्टोरेंट को चुना है आप लोगों ने, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों ने युवा साथियों के लिए अपने हुनर को दिखाने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए बहुत अच्छा मंच आप लोगों ने दिया है। इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र है। और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो किन्नौर में ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आज इसका यहाँ पर आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र है। और इन फ्यूचर भी आप इस तरह से जो है कंपटीशन यहाँ करवाएंगे और युवा साथियों को जिस तरह से आप लोग सभी देख रहे होंगे, आज के समय में जो युवाओं में नशे का चलन जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और युवा साथी जो आज के समय में एक तो नशा और दूसरा जो है मोबाइल, इन दोनों से ही युवाओं को फुर्सत नहीं है। और ये बहुत अच्छा मंच है, सभी युवा साथियों को एक मंच में बैठने का मौका मिलता है, आपस में यार दोस्तों से मिलने जुलने का मौका मिलता है और बातचीत करने का जो है एक मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने कंपटीशन यहाँ रखा है और इस तरीके से मैं उम्मीद भी करूँगा कि आगे भी इस तरीके से आप लोग अच्छे अच्छे सोच से अच्छे कंपटीशन करवाए। और मेरे तरफ से जितना भी सहयोग आप सभी लोगों के लिए रहेगा, जितना मेरे तरफ से हो सकता है, आप सभी का मैं सहयोग करने का पूरा कोशिश करूँगा। एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हमारा माइंड किया पता चला हुआ कि क्यों खरीदा था, बट परफॉर्मर से रिजल्ट पे लेना इसलिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है, ताकि जो बंदा रजिस्टर करता है ना वो ओपन माइक वाले दिन ज़रूर आए। अगर हम ऐसे ही फ्री में करवाएंगे तो आएगा नहीं, इसीलिए ये मेन इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इस वक्त मैं बोलना चाहूँगा कि अमन भाई यार आप स्टेज पर आओ। गाइस, आज हमने बातें किन्नौर जिला की तरफ से पहला ओपन माइक बड़ी स्पेस रिकॉम्पियो में करवाया। ये है आज की ऑडियंस। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का शो?